Morning to all of you and welcome back. Ansh has just made an observation कि सर आपका रिकॉर्डिंग ऑफ है, ध्यान रखिए. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. लेकिन मैं सोच रहा था कि एक्चुअली ना इनिशियल आजकल पता है ना जूम में थोड़ा एंट्री में दिक्कत आ रहा है, इसलिए मैं उस टाइम तक रिकॉर्डिंग बंद ही रखता हूँ. मैं वेट ही करता हूँ कि धीरे धीरे एडमिट कराया जाए पहले, और उसके बाद भी वेट करना ही पड़ता है इन एनी केस. है या नहीं? Now there is an interesting observational question, and this is by Dhruv, and that is, सर आपने बाल खुद ही काट लिए क्या? ठीक है ना? पहले बताओ कि अच्छा काटा है बुरा काटा है. उस हिसाब से बताओ ना. सर एक नंबर है, बिल्कुल मजा आ गया देख के. अच्छा. वैसे इट इज नाउ नाइस हेयर कट. हाँ हेयर कट कराया ना आपने? हाँ वो तो कराया. अब ध्रुव का तो यही सवाल है. अच्छे लग रहे हो सर. नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ध्रुव का सवाल ही यही है, क्या खुद ही काट लिए क्या? ऑफ कोर्स सर. चलो जो भी है, आजकल देखा होगा कि विराट कोहली का हेयर कट हुआ है रिसेंटली, और आलिया भट्ट के भी हेयर कट हुआ है रिसेंटली, और उन्होंने उस पूरे पिक्चर को वायरल वगैरह कर दिया. देखा होगा ना? एंड सम ऑफ देम हैव मेड इट मिस्टीरियस आल्सो. जैसे चलो ठीक है, विराट कोहली के तो खुद ही बता दिए कि अनुष्का शर्मा हैज डन द हेयर कट एंड ऑल. आलिया भट्ट मेड इट अ मिस्ट्री. Somebody has made a good haircut and I am very impressed. तो बाद में फिर करण जौहर ने उस मिस्ट्री को सॉल्व किया कि वो somebody कुछ नहीं है, वो रणबीर ही है. ठीक है ना? तो lots of stories around going around. यानी लॉकडाउन में भी कुछ ना कुछ mundane चीजें like haircut, making a dinner, है ना, washing clothes, washing utensils, they have become nowadays things which are making viral videos है ना. चलो let's start. So let the mystery remain. अच्छा, ओम सेज कि मुझे भी काटना पड़ा, तो मैं तो खुद ही काट दिया बालों कान के आसपास. अर्नब हैज आस्क्ड कि सर आपका व्हाट्सएप बंद है क्या? मुझे पता है क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है. क्योंकि इस बार कई सारे बच्चों के जो है डाउट्स पेंडिंग ही रह गए, है ना. तो करता हूँ, थोड़ा सा रुको. है ना. एक्चुअली अब वर्कलोड काफी बढ़ गया, बट फॉर्चुनेटली अभी तो जस्ट 2 वीक्स है, तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ दिन का रेस्ट मिलेगा, है ना. तो कुछ पेंडिंग है मेरे पास. इनफैक्ट कल मैं रात को सोच रहा था, याद दिलाऊं सबको कि अपना वीकली शेड्यूल भेज दो, वीकली पेंडिंग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह भेज दो. तो वेरी फ्यू पीपल हैड सेंड, क्योंकि मैंने रिमाइंडर नहीं भेजा है या नहीं. बट ऐसे मत करना, संडे ऑटोमेटिकली खुद ही सेंड कर देना. अब कल तो अराउंड ओनली 12-13 पीपल हैड सेंड आउट ऑफ द एंटायर बैच. वैसे जनरली अराउंड 30 to 35 के आसपास का रहता है. बट आई एम स्टिल लिटिल वंडरिंग कि हु आर दोस 5-6 हु हैव नेवर सेंड, है ना, दैट रिपोर्ट कि कितने क्वेश्चंस जो है इस वीक में सॉल्व. सी आई एम नॉट गोइंग टू चेक इट, इट्स फॉर यू ओनली. लेकिन क्या होता है कि अगर मैं याद दिलाता हूं तो उस बहाने शायद लिख लोगे और एक ट्रैक रखोगे कि तुम क्या क्या कर रहे हो अक्रॉस सब्जेक्ट्स एंड ऑल. दैट्स द ओनली पॉइंट, देयर इज नथिंग एल्स. ठीक है ना. चलो सर. हाँ जी. सर एक बार वो लेफ्ट का एनालिसिस कर दो. मतलब लेफ्ट में एक बंदा होता है और वो कोई कॉइन गिराता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है. एक ये ना मेरे सिस्टम में बार बार विंडोज अपडेट आते रहते. चलो ठीक है. चलो आई जस्ट मैनेज टू रिमूव इट. हाँ जी. फाइन, एक दो क्वेश्चंस और आए हैं, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम ऑल टुगेदर. आई मीन, तो मैं धीरे धीरे करता हूँ. ठीक है ना. ध्रुव ने बोला कि मैं तो गंजाई हो गया था. जसराज सेठ की आपने तो कल रात को 1-1:30 बजे सोल्यूशन भेजे थे. अब क्या करें, उसके बाद भी खत्म नहीं हुए. लंबा लिस्ट पड़ा हुआ है अभी. 12th के भी है, 11th के भी है, स्कूल के बच्चे का है, और भी कोचिंग के बच्चे के हैं. तो मतलब
डाउट्स ही डाउट्स आजकल इतना फ्लड हो गया है कि कुछ तो बहुत पेंडिंग रह जाता है ना। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट फाइनली। एक तो वो लिफ्ट वाला बता रहे थे ना, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस का ना, चलो एक काम करो, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस का ना मैं एक जनरलाइज सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है ना, विच विल सॉल्व मोर और लेस ऑल क्वेश्चंस, ठीक है ना। भाई मैं से मोर और लेस ऑल क्वेश्चंस क्यों बोल रहा हूं? सारे क्वेश्चंस का कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है क्या? ध्यान से, सारे क्वेश्चंस को जनरलाइज सॉल्यूशन देने में एक दिक्कत आता है। सारे क्वेश्चंस का जनरलाइज सॉल्यूशन हो जाता है अगर लिफ्ट का छत खुला है तो। समझ ना, मैं अगर एक लिफ्ट का जनरलाइज करूंगा ना, सब कुछ जनरलाइज, मतलब कोई नंबर्स नहीं लूंगा, मतलब कोई एच एच ए वगैरह इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर छत खुला है तो आंसर आएगा, अगर छत खुला नहीं है इन दैट केस कई बार थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है ना। एनीवे लेट्स टेक इट लाइक दिस दैट, सर मंकी वाला तो बता। हाँ मंकी वाला करते हैं, उसके बाद मंकी वाला ही करेंगे, मुझे याद है। पहले लिफ्ट वाला भी फरमाइश आया है ठीक है ना। तो सपोज ये एक लिफ्ट है और यहाँ पे एक बंदा है जो कि एक पत्थर को जो है ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना। पत्थर को ड्रॉप करता है तो आसान होता है, बट द मोमेंट पत्थर को थ्रो करता है तो डिफिकल्टी होता है, ठीक है ना। मतलब डिफिकल्टी कुछ नहीं है, उसमें दो केसेस हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, एक पत्थर को सपोज u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, उस समय मान लो लिफ्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, यानी मान लो लिफ्ट v वेलोसिटी से चल रहा है और जो है v वेलोसिटी से चल रहा है ऊपर, और सपोज a एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है ना। और उस वक्त लिफ्ट का वेलोसिटी v है अपवर्ड्स। जिस वक्त मैंने क्या किया, u वेलोसिटी से एक पत्थर को फेंक दिया, यानी मैंने अपने हिसाब से उसको u वेलोसिटी से फेंक दिया। ऐसे में क्या होता है कि मान लो अगर इसका हाइट स्मॉल h है, ऐसे में क्या होता है, दो पॉसिबिलिटीज है और ये कैपिटल H है। ऐसे में दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, वो छत पे जाके हिट करे। कैसे? अगर मान लो तुमने यू कुछ ज्यादा ही तेज कर दिया तो वो छत पे जाके हिट करेगा, और अगर यू हल्का फुल्का कुछ रखा, जैसे बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखा, इन दैट केस क्या होगा, ऐसे करके इन दैट केस वो जाके लिफ्ट के फ्लोर पे हिट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, एज्यूम करो कि ये छत पे हिट कर गया, सीलिंग पे। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, टाइम पूछा है, ठीक है ना। तो एक काम करो, जस्ट इक्वेशन लिख लो। अगर ये सीलिंग को हिट करता है, और एक होता है इक्वेशन लिख लो अगर फ्लोर को हिट करता है, तो दोनों केस का राइट इक्वेशंस। सिर्फ इक्वेशन लिख लो बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस इक्वेशन लिख लो फटाफट। सीलिंग को हिट करता है तो इक्वेशन, फ्लोर को हिट करता है तो इक्वेशन। बस मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं थोड़ा सा। अर्नव से इसकी मैंने वो चार्ट बना तो लिया बट भेजा नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने रिमाइंडर नहीं दिया कुछ चीजें आप बिना रिमाइंडर के करो, है ना। बी सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है ना। Aryan has asked, is you relative to the lift? Yes, you is like I have thrown it with you, यानी मैं थ्रो कर रहा हूं तो मुझे ये यू से नजर आया, मैं थ्रोअर हूं, ठीक है ना, ये चीज। Ansh has asked, will the object hit the ceiling? है ना, यही तो प्रॉब्लम होता है ना कि हमें पहले से पता नहीं चलता है। तो हमें पता क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो क्वेश्चन कह दिया कि व्हेन विल द ऑब्जेक्ट हिट सम सरफेस, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन, यानी अभी पता नहीं है। उसमें पता क्या होगा कि अगर तुमने थोड़ा सा यूं फेंक दिया, हल्का सा ऐसे फेंक दिया, तो देखना यूं करके फ्लोर पे चले जाएंगे। थोड़ा और तेज फेंक दो तो यूं करके फ्लोर पे जाएंगे, थोड़ा और तेज फेंक दो तो और ऊपर से फ्लोर पे जाएंगे। ऐसे करके जैसे जैसे यू का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इन दैट केस क्या होगा, ये पत्थर ऊपर जाके सीलिंग के आसपास से होके वापस आएंगे, ठीक है, सीलिंग के आसपास से होके वापस आएंगे। एक पॉइंट ऐसे बनेगा जब वो सीलिंग को टच कर जाएगा, और उससे भी ज्यादा तेज फेंकोगे तो सीलिंग को जाके हिट करेगा। दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। अब चक्कर ये कि वो यू, या तो पहले वो यू निकाल लो
कि किस यू से वो जस्ट हिट करता है, जस्ट हिट करता है, या तो वो यू निकाल लो, है या नहीं, ये एक तरीका हो सकता है। और नहीं तो जो है स्पेक्युलेटिव सोल्यूशन, यानी मान लेते हैं कि यू जो है सफिशिएंट है छत को हिट करने के लिए, ठीक है, तो छत को हिट करने वाला इक्वेशन लिख देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके अगर रियल रूट्स आ रहा है, रियल रूट्स आएगा, ध्यान रखना, रूट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर सीलिंग को हिट कर रहा है, यानी अगर सीलिंग नहीं होता तो ये ऐसे जाके ऐसे करके वापस आता, तो एक जाते हुए एक आते हुए, तो दो आंसर्स आएंगे, है ना, रियल। अगर रियल आता है तो दैट केस यानी वो सीलिंग को हिट कर रहा है, और अगर इमेजिनरी आता है यानी वो सीलिंग को हिट नहीं कर पा रहा है, वो यहीं से कहीं से रिटर्न होके जो है फ्लोर पे हिट करेगा। यानी अगर ये फेल होता है तब जाके इसको करेंगे। यू माइट से फिर इसको पहले क्यों ना कर ले, फ्लोर को हिट करने वाला, फ्लोर को हिट करने वाले पहले क्यों ना कर ले ना। देखो फ्लोर को हिट करने में दिक्कत क्या है ना, कि ये वाला जो पत्थर जो सीलिंग को हिट करके और आगे जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, वो भी तो कभी ना कभी फ्लोर को हिट करेंगे। तो फ्लोर के हिट वाले क्वेश्चन सब वो सॉल्व हो गए, पर उससे तुम एश्योर्ड नहीं हो पाओगे कि फ्लोर को उसी तरीके से हिट करेगा या नहीं करेगा, है या नहीं। इसलिए पहले अगर चेकिंग मेथड से कर रहे हो तो पहले सीलिंग वाला चेक करना पड़ेगा, ना कि फ्लोर वाला। आर यू गेटिंग द एसोसिएशन? ठीक है ना, ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से जो मैं कह रहा हूँ। चलो कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ कि आंसर्स आने लगे हैं। आंसर्स क्या मतलब इक्वेशन आने लगे, चलो कोई बात नहीं। तो यानी देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट कि पहले सीलिंग का ट्राई करो, क्योंकि फ्लोर का ट्राई करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट तुम श्योर नहीं हो पाओगे कि आंसर सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो सीलिंग को हिट करके आ रहा है। अब इक्वेशन में तो हम लोग इक्वेशन को तो रोकते नहीं है, तो यानी पता चले ये वाला केस है, उसका भी कोई ना कोई फ्लोर का आंसर होगा, पर ये वाला तो हम फ्लोर वाला आंसर तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। क्यों? उसके पहले वो सीलिंग को हिट कर चुका है, और सीलिंग को हिट करके क्या होगा उसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में, कि वो इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तो देयरफॉर वो वाला आंसर गलत हो जाए। इसलिए पहले इसको ट्राई करेंगे, फिर इसको ट्राई करेंगे। ये फेल होता है, फेल होता है मतलब इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, अगर उसके इमेजिनरी रूट्स आता है इस वाले का, तब जाके हम यहाँ ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड कि इमेजिनरी रूट्स आता ही क्यों है। क्योंकि अगर तुम बहुत कम वेलोसिटी से थ्रो करोगे, इन दैट केस यहीं से पत्थर वापस आ गया फ्लोर, तो यहां से आया, सीलिंग पे तो गया भी नहीं है, और मैंने सीलिंग का इक्वेशन लिख दिया। तो इक्वेशन जबरदस्ती लिखने से थोड़ी पत्थर पहुंच जाएगा, तो वो चीज इक्वेशन हमें कैसे बताएगा? नहीं, इक्वेशन इमेजिनरी रूट्स दे देंगे, यानी इमेजिनरी रूट्स आएंगे, उसको सॉल्व करके तो पता चले। अच्छा, मैंने कोई वैल्यूज तो दिया नहीं, ना यू का, ना वी का, ना स्मॉल एच का, ना कैपिटल एच, कुछ वैल्यू तो दिया नहीं, इसलिए हम जनरलाइज तरीके से सॉल्व। अब कैसे करेंगे वो देखो। रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो गया? कैपिटल एच माइनस एच, अगर सीलिंग वाला करते हो, क्योंकि यहां से एक स्टार्ट हुआ, यहां गया है, रिलेटिवली। एक्चुअल में कैपिटल एस माइनस एच नहीं जाएंगे, क्यों? एक्चुअल में तो तब तक लिफ्ट भी ऊपर जा चुका है, तो यहां से थ्रो करोगे तो पता चले यहाँ पे जाके हिट करेगी कुछ ऐसी जगह पे, या यहाँ पे कहीं पे हिट करेगी, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको रिलेटिव मोशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी हम लिखेंगे h माइनस एच इज इक्वल यू। यू तो यू ही होगा, यू माइट से नहीं, ये जो v है ना, मैंने लिफ्ट के रेस्पेक्ट में थ्रो किया, यानी अगर तुम इनिशियल वेलोसिटी देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट होगा u, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा u प्लस v। लेकिन मैं इसका एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है ना। इसलिए मैं तो इसको h माइनस एच लूंगा और इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेंगे, यानी ut, है ना। और क्या, और क्या, है ना। देखो पत्थर का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है, पत्थर का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है, तो कैसे होता है? ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, यानी माइनस ऑफ g प्लस ए इंटू, चलो मैं राइट इक्वेशन वाला चीज मिटा देता हूं, इंटू टी स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अगर इसका रूट्स इमेजिनरी आता है तो ही यहां पे जाएंगे, ठीक है ना। तो सर एक बार वेटिंग रूम करना। कर दी, ठीक है। हाँ, तो इफ इमेजिनरी रूट्स
तब हम यहाँ पे जाएंगे फ्लोर वाला। फ्लोर वाला पहले ट्राई करने का रिस्क क्या होता है, पता चला छत को हिट करके फ्लोर को हिट कर रहा है तो फ्लोर का आंसर तो आ जाएगा कुछ ना कुछ, पर उससे गलत हो जाएगा क्योंकि पता चला पहले छत को हिट किया तो वो चीज कैप्चर नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहले इसको ट्राई करके फेल हुआ यानी इमेजिनरी रूट्स आया तो अब हम यहाँ पे आएंगे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, बस याद। अब देख लो अच्छे से, सर एक बार एक्सेलरेशन बता दी। और एक्सेलरेशन ये है कि ये हो गया स्टोन का और ये ए हो गया ऑब्जर्वर। ठीक है ना, तो पत्थर का माइनस जी है एक्सेलरेशन माइनस ऑब्जर्वर, क्योंकि ए रिलेटिव होता है ए ऑब्जेक्ट माइनस ए ऑब्जर्वर, तो ए ऑब्जेक्ट तो माइनस जी है, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड्स होता है, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड हो गया माइनस जी माइनस ए ऑब्जर्वर। ए ऑब्जर्वर पॉजिटिव है, ये देखो ऊपर की तरफ है, दिया है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऊपर की तरफ, तो देयरफॉर माइनस, यानी ए की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ जी प्लस, बोले माइनस ऑफ जी प्लस, हाफ तो अलग है ना, तो ये और कोई क्वेश्चन? Soma has said that लेकिन लिफ्ट तो v वेलोसिटी से भी तो जा रहा है। अब पता क्या है कि ये जो बंदा है ना, ये सब कुछ रिलेटिव देख रहा है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू यू। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, क्योंकि बंदा जो है ना लिफ्ट के ऊपर खड़ा है, तो लिफ्ट और ऑब्जर्वर यहाँ पे सेम है। तो जब मैं कह रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो मेरा कहने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है, यू है। हाँ, अगर ग्राउंड वाला होगा तो यू प्लस बी होगा। तो यू माइट से ठीक है, अगर मैं ग्राउंड से करना चाहता हूं तो ग्राउंड से अगर करना चाहते हो तो फिर और भी कुछ दिक्कत है, क्या कि ये जो पत्थर है ना ये रिलेटिवली कैपिटल एच माइनस एच जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैपिटल एच माइनस एच नहीं जा रहा, क्योंकि जब तक ये पत्थर ऊपर जाएंगे ना तब तक लिफ्ट भी ऊपर जा चुका है। तो अगर एब्सोल्युटली करना चाहते हो तो दैट केस उस समय लिफ्ट कितना ऊपर जा चुका है वो भी तुमको अकाउंट में लेना पड़ेगा। सो दैट्स अनदर एडिशनल बिट ऑफ थिंकिंग। आई थिंक रिलेटिव मोशन से ही बेस्ट सॉल्व होता है, ठीक है ना। So I hope that's okay now. Yes, Som, is that okay now? सर स्टोन का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो जी होगा ना? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो जी है, ये स्टोन का ग्राउंड ये जी है, ये जी है, ठीक है ना, जी डाउनवर्ड्स मतलब। देहम ने एक और सवाल पूछा, अगर लिफ्ट नीचे जा रहे हैं और स्टोन ऊपर जा रहा है तो क्या करोगे, है ना। अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है, देखो अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है और अगर स्टोन को ऊपर फेंका गया लेट से, तो इन दैट केस तो और ज्यादा चांस है, इन दैट केस तो और ज्यादा चांस है कि ये पहले होगा। तो इन एनी केस, दोनों केस में चाहे लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर हो चाहे लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे हो, हम इसी को पहले सॉल्व करेंगे, और अगर इसमें फेल हुए तभी इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसको शायद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज दैट क्योंकि तुमने लिफ्ट के एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ कर दिया, है ना, यानी अब जो है ना ये हो जाएगा फिर माइनस ऑफ माइनस ए, तो फिर ये जी प्लस ए ना होके जी माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर वो जी माइनस ए हो जाएगा। दैट्स द चीज, माइनस साइन सामने रहेगा लेकिन ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा अगर मान लो लिफ्ट के एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड करो। और वैसे भी पता क्या ना कि इसको अलग केस मानो ही मत, क्योंकि जितना अगर केस में स्प्लिट कर रहे हो मींस यू आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ए यूज किया मैंने, लिफ्ट नीचे जाएंगे तो ए को रिप्लेस कर दो बाय माइनस ए, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो जहां जहां ए लिखा है मैंने सबको माइनस ए कर लो, इंक्लूडिंग यहाँ पे और भी अगर कहीं किया है तो हाँ इंक्लूडिंग यहाँ पे भी एक ए की जगह माइनस ए होगा, तो यानी फिर वो माइनस कॉमन लेके जी माइनस ए होगा, तो लाइक ऑल ए विल बिकम माइनस, दैट्स इट। So don't take it as a different case. Jasraj has also asked another question, that is with respect to ground u minus v नहीं होगा, नहीं,
क्योंकि देखो थोड़ा सोच के देखो, अगर मान लो मैं पत्थर को पकड़ के रखा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ये हूं, ठीक है ना, मैं इससे मोटा हूं अलग बात है, ठीक है ना, बट मैं ये हूं सपोज, और मान लो मैंने पत्थर को पकड़ के रखा है और छोड़ दिया, तो अगर मैंने छोड़ दिया तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 0, लेकिन अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो इसका होगा v, किसका, पत्थर का इनिशियल वेलोसिटी छोड़ देने से, है ना। अब अगर मान लो तुम ऊपर फेंक रहे हो तो यानी लिफ्ट के साथ तो v था ही था, ऊपर से फेंक रहे हो u विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, तो यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा फिर u प्लस v होगा, ये वाला जो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u प्लस v। हाँ, अगर मैंने ऐसे फेंका होता है ना तो होता v माइनस u, वो एक अलग कहानी, बट देन इन दैट केस तो फिर ये भी माइनस हो जाता है नहीं, फिर तो इन दैट केस ये भी माइनस हो जाता, दैट इज आल्सो अनदर पॉइंट, isn't it? I think today also somebody is logging with two different IDs. Sir, I am logging with two different. हाँ, वो मुझे पता है, वो तुमने पिछले बार बताया था। Ansh has given another angle to that, and that is, if the ceiling equation will have real roots, can we solve for the floor directly and subtract the difference of roots of the ceiling equation? नहीं, सुनो प्रॉब्लम है, देखो सीलिंग का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो यहाँ पे सीलिंग में मैंने एक होल बना दी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सीलिंग हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सीधे इस इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे रुकेगा नहीं, वो सीलिंग के बीच में होल बना दिया तो वो होल में से ऊपर चला जाएगा और फिर वापस नीचे आके फिर फ्लोर को हिट करता है, तब तो इस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो सीलिंग बंद है तो इन दैट केस पत्थर जाएंगे और वहीं पे हिट करके पता नहीं क्या हो सकता है वहीं हिट करके चिपक जाए। जैसे मान लो एक आटे का गोला लिया, जैसे रोटी नहीं बनाते, रोटी पराठे पूड़ी वूड़ी बनाने के लिए जो आटे का हो या भटूरे बनाने के लिए आटे का गोला होता है, अब आटे का गोला अगर थ्रो करोगे तो दैट केस वो हिट करके वहीं पे रुक जाएगा, फिर तो वही कहानी खत्म होगी, है या नहीं। और अगर सीलिंग खुला हुआ है तो इन दैट केस सीधा सीलिंग में से निकल के फिर वापस आएंगे, इन दैट केस तो मुझे इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इन दैट केस फ्लोर ही काफी रहेगा, उसके बाद और कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है ना। चलो आई थिंक बस अब इसको खत्म करते हैं। नाउ गर्व हैज गिवन अनदर टेक, एंड दैट इज, मैं एक काम करूं, मैं इसका मैक्सिमम हाइट निकाल लूं, ठीक है ना। तो रुक जाओ, अभी मैक्सिमम हाइट नहीं, मैक्सिमम रिलेटिव हाइट निकाल लो, या तो चलेगा चलेगा, पर उसका एक नुकसान है, पता है क्या, कि मैक्सिमम रिलेटिव हाइट निकालोगे तो उससे कुछ भी आंसर सॉल्व नहीं हुआ कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? मैंने तो टाइम पूछा है। अब मैक्सिमम रिलेटिव हाइट से तुमको ये पता चला कि मुझे इक्वेशन कौन सा यूज करना, कि ये वाला यूज करना वो वाला यूज करना, तो यानी तुम कंपल्सरीली 2 स्टेप कर दिए क्वेश्चन कि पहले ये निकालो और फिर उससे डिसाइड हो जाएगा कि छत वाला है या फ्लोर वाला है, तो फ्लोर या छत वाला इक्वेशन आ गया। लेकिन मैं इसको पहले सजेस्ट पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जैसे आंसर निकलेगा तो अगर रियल रूट्स आता है, अच्छा तुम रूट्स तक थोड़ी जाओगे, तुम तो इक्वेशन को देखोगे बनते हुए और फटाफट डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे, जो कि बहुत बड़ा लंबा चीज नहीं है, और उसी से डिसाइड कर लोगे मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। तो मान लो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इक्वेशन खत्म, रूट्स तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी फिर सीधे इस पे आ जाओ, है ना। और अगर मान लो रियल रूट्स आ रहा है तो यानी एक ही इक्वेशन से तुम्हारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बस यही फायदा है और कुछ नहीं। बट हाँ, गर्व ने तुमने जो सजेशन दिया है दैट इज फुल्ली एक्सेप्टेड, एंड दैट इज, एक काम करते हैं पहले इसका मैक्सिमम रिलेटिव हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं। मैक्सिमम रिलेटिव हाइट क्या हो जाएगा, वैसे होता है u स्क्वायर बाई 2g, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, u स्क्वायर बाई 2 इंटू जी प्लस ए, ये होगा मैक्सिमम रिलेटिव हाइट। ये हो गया कुछ मैक्सिमम। ये अगर इफ दिस इज लेस देन कैपिटल H माइनस H, है ना, कैपिटल H माइनस H, ये वाला है, इन दैट केस यूज इक्वेशन 2, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, कैपिटल H माइनस H, तो देन यूज इक्वेशन 1। अब समराइज हो गया, समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू गर्व सजेशन अगर करना चाहते हो तो इन दैट केस दिस इज हाउ यू कैन डू, पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लो, और अगर वो इससे कम आता है
इससे कम आता मतलब छत को टच नहीं किया, उसके पहले ही मुड़ गया। तो इन दैट केस यूज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मतलब ये वाला। और अगर उससे बड़ा आता तो यानी छत को हिट करके और आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, रिलेटिवली स्पीकिंग। तो इन दैट केस यूज इक्वेशन 1। ये वाला दैट्स आल्सो अनदर वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े फिर। ध्रुव हैज आस्क्ड कि क्या इसमें यू रिलेटिव वेलोसिटी है? वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। दैट इस बंदे ने पत्थर को ऐसे फेंका अपने हिसाब से यू से, यानी यू इज एक्चुअली द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या ऑब्जर्वर, जो भी कहना चाहते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं, कहीं पे जगह नहीं है ना। यू इज बेसिकली द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। चलो शॉर्ट में लिख दिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ले लो या तो ऑब्जर्वर, डजंट मैटर। अब क्लियर केस क्लियर हो गया। अब और कोई इसे क्वेरी है? चलो अब और कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। आई होप नाउ वी हैव सॉर्टेड इट आउट। तो अब जो है ना लिफ्ट के क्वेश्चंस करो, अगर कुछ और प्रॉब्लम आता तो देखो। सो में आस्क कि अगर मान लो लिफ्ट नीचे जा रहा है तो भी क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी लेंगे जैसे मैंने बताया? देखो इट ऑल डिपेंड्स। ये देखो वी का तो कोई रोल ही नहीं रहा। और अगर पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो तो यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यू अलग क्वांटिटी है, ए अलग क्वांटिटी। अगर मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, in that case the only change that I will do in the equation, उससे आंसर बदल जाएगा, वो एक अलग कहानी है। but the only change that you will do in the equation is replace this a by minus a, बस। ठीक है? I think now it's okay. चलो I think we have now exhausted all the questions. अब तो मैं सेफली मिटा दूं। ठीक है, अब हम करते हैं वो बंदर वाला क्वेश्चन की वो बंदर को हमेशा क्यों हिट करता है ना? या बंदर को केला हमेशा क्यों मिल जाता है? प्रोवाइडेड कि रेंज सफिशिएंट हो। तो उसके लिए मैंने बोला था, है ना, मैंने बोला था इज दैट कि सपोज ऐसे डायरेक्शन में फेंका है, ये सपोज एच है, है ना, ये सपोज कुछ डी डिस्टेंस है और मैंने ऐसे फेंक दिया विद सम स्पीड यू, सो दैट सच दैट यू इज सच दैट आर यानी रेंज इज ग्रेटर देन डी। यानी ऐसे नहीं है, फिर ऐसे होगा तो फिर बंदर भी नीचे गिर जाएगा, केला भी नीचे गिर जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मैंने इस तरीके से फेंका है सफिशिएंट वेलोसिटी, है ना, सो दैट द रेंज इज मोर देन दिस। ये गिवन है, ये कंडीशन। तो ऐसे में क्या होगा देखना, ये वाला केला पत्थर जो भी बता रहे हो, यहाँ पे जब तक पहुंचते हैं देखना ये भी एग्जैक्टली वहां पे होगा। एग्जैक्टली वहीं पे क्यों होगा? अच्छा मान लो मैंने स्पीड बढ़ा दिया, तो स्पीड अगर बढ़ाओगे ना तो ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उतनी ही देर में देखना ये यहाँ पे आएंगे। स्पीड घटा दूं तो क्या होगा? स्पीड अगर थोड़ा सा घटा दो, ज्यादा मत घटाना क्योंकि रेंज कम ना हो जाए, तो इन दैट केस यहाँ पे होगा और देखना उस टाइम ये एग्जैक्टली यहीं पे होगा। ये हम लोग एंगल वही है, एंगल सेम है। एंगल इज सच दैट द इनिशियल थ्रो इज एग्जैक्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मंकी एच हाइट पे, ये गिवन, ठीक है ना। यानी इनिशियली throw is directed towards monkey, ये गिवन था। और मैंने इतना सफिशिएंट वेलोसिटी से थ्रो किया है कि इसका जो रेंज है वो मोर देन डी है। अदरवाइज तो यहीं पे गिर जाएगा, फिर तो कहानी खत्म है, फिर तो डिस्कस करने लायक भी नहीं। रेंज मोर देन डी है तो एटलीस्ट कम से कम डिस्कस करने लायक है ना। तो चलो लेट्स सी। तो इन दैट केस पता क्या होगा कि ये जगह अगर यू होगा तो अगर ये थीटा होगा, मान लो ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का यू cos थीटा, यानी टाइम कितना लगेगा हॉरिजॉन्टल में? d बाय u cos थीटा। तो देयरफॉर जो हाइट होगा y कोऑर्डिनेट वो क्या होगा? u sin थीटा इनटू t, यानी d बाय u cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। यही होगा ना हाइट ऑफ द स्टोन या बनाना या जो भी है, उसका हाइट क्या होगा उस समय?
Now u sin theta into d by u cos theta minus half gt square, which is actually equal to u cancel हो गया, तो d into tan theta minus half gt square. अब बताओ tan theta क्या है? h by d. Please carefully observe that tan theta is equal to h by d. तो यहाँ पे h by d पुट करो तो dd कैंसिल हो जाएगा, है या नहीं? यानी this will become equal to d into h by d minus half gt square, यानी equal to h minus half gt square. अब अगर तुम उसको देखते हो, बंदर को देखते हो, तो इतने टाइम में बंदर भी नीचे गिरेंगे, है या नहीं? तो बंदर नीचे गिरेंगे तो वो कितना गिरेंगे? क्योंकि ड्रॉप किया है तो हाफ gt स्क्वायर गिरेंगे, है ना? एक्चुअली ना मैंने एक काम गलती किया कि इसको ना कैपिटल एच लिखो, इसको स्मॉल एच लिखो, तो उस समय बंदर कहां पे होंगे? ये कैपिटल एच। एक्चुअली दो हाइट को लेके कंफ्यूजन ना हो जाए, इस हाइट को मैं स्मॉल एच लिखता हूं, ठीक है ना? तो वो स्मॉल एच कितना हो गया सॉल्व करके, है ना? आ गया h माइनस हाफ gt स्क्वायर, और बंदर कितना नीचे गिरेंगे उतने ही टाइम पे? हाफ gt स्क्वायर, बिकॉज जो मंकी है उसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उतने ही टाइम पे वो कितना नीचे गिरेंगे? हाफ gt स्क्वायर. So therefore which also means height of monkey height at which monkey is there at this moment, वो क्या हो जाएगा? h दोनों बराबर हो, ठीक है? दोनों बराबर हो गए, देख लो. तो अगर तुम इसी तरीके से डायरेक्ट करोगे, यानी जिसका एंगल ऑफ इनिशियल जो एंगल है थीटा, वो हो जाएगा कैपिटल एच बाई डी. तो कैपिटल एच बाई डी कर लो, और तो कोई चेंज नहीं करना. आई थिंक दैट्स ओके. तो इनिशियल हाइट जो है ना, सॉरी इनिशियल एंगल जो है ना, tan थीटा जो कैपिटल एच बाई डी है, तो t हो जाएगा d बाई u cos थीटा. उसका भी कुछ खास जरूरत नहीं, बट फिर भी हमने बता दिया. h इज इक्वल टू ut दिस माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो मैं t के जगह पुट कर सकता था, बट जानबूझ के पुट नहीं किया. क्यों? क्योंकि यही t स्क्वायर देखना यहाँ पे भी आ रहा है, तो जब वो पुट करके अलग से बड़ा एक्सप्रेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं था. तो मैंने इसको पुट किया, ut में t पुट किया, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ कैलकुलेशंस कराने थे. ये d tan थीटा करके h माइनस हाफ gt स्क्वायर, और ये तो है ही h माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो देयरफॉर उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे ये बनाना स्मॉल d हॉरिजॉन्टली कवर किया है, उस समय बनाना का हाइट और मंकी का हाइट सेम है, यानी मंकी अगर चाहे तो बनाना को ग्रैब कर सकते हैं. सो मैं से कि t इज इक्वल टू d बाय u cos थीटा कैसे आया ना? वो तो सिंपल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम. तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है? u cos थीटा इनटू टाइम इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी d. तो मैंने इसी से निकाला t इज इक्वल टू d बाय u cos. ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स ओवर नाउ. कैन वी गो अहेड देन? कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? चलो ठीक है. आई थिंक एज नो क्वेश्चंस आर कमिंग अप, तो लाइक वी कैन गो अहेड नाउ. If you remember, I said that initially that इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं. एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, जिसके ऊपर हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है. हमने एक रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी डिस्कस किया है. रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मींस projectile when one move, projectile is being observed by another moving object. तो वो हमने डिस्कस कर लिया. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? सर्कुलर मोशन में दो टाइप के तुमको क्वांटिटीज हैंडल करने पड़ेंगे. एक होता है एंगुलर क्वांटिटीज. एंगुलर क्वांटिटीज मतलब कितना एंगल कवर किया, कितना जल्दी कवर किया, ऐसे कवर किया या ऐसे कवर कर लिया. तो दैट्स हाउ फास्ट स्लो, द एंगुलर वेलोसिटी. फिर एंगुलर एक्सेलरेशन मींस स्टार्ट तो स्लो किया फिर फास्ट हो गया, यानी देखो स्टार्ट स्लो किया और फिर फास्ट हो गया, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन.
So therefore, whatever quantities in linear motion we have studied, corresponding quantities will be studying even in circular motion also. Corresponding quantities आएंगे. जैसे displacement का जो corresponding quantity है circular motion में या angular motion में वो है theta. तो इसको हम लोग बोलते हैं displacement, इसको बोलते हैं angular displacement. Similarly, velocity का counter part है omega. तो omega is called as angular speed या angular velocity. Depend करता है vector form में लिख लो या scalar form में. And acceleration का जो counter part है that is alpha. That is alpha. ठीक है ना? तो alpha is basically angular acceleration. जैसे मैं अगर तुमसे पूछूंगा approximately एक फैन का, तो मैंने फैन को क्या किया, फैन को स्विच ऑन किया, ठीक है ना. सपोज मैंने फैन को स्विच ऑन किया, फैन का स्पीड बढ़ा, फिर थोड़ा देर रख दिया, एक आध मिनट चलने दिया, फैन घूम रहा है, और फिर मैंने उसको स्विच ऑफ किया. तो स्विच ऑन किया, फिर थोड़ी देर चलने दिया, फिर स्विच ऑफ किया. तो तुमको अप्रोक्सीमेट ओमेगा वर्सेस टी का डायग्राम बनाना है. जल्दी क्विक. अच्छा, अगर सेंड करना चाहते हो तो इन दैट केस 9555 वाले नंबर पे सेंड कर सकते. So if somebody is wanting to send, you can send in 9555 वाला नंबर, ठीक है ना. अगर इन द मीनवाइल बनाओ तो देखो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है, जीरो से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है. क्यों? कि फैन ऐसे स्टार्ट होता है, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है ना. फिर ऐसे करके हाई स्पीड से घूम रहा है. पर उसके बाद देखना, एक स्टेज के बाद देखना, 1-2 सेकंड 3 सेकंड बाद देखना उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है. इट नो मोर इंक्रीजेस. इसलिए देखना कांस्टेंट हो जाता है. फिर जब स्विच ऑफ करते हो तो फिर घटता है और फिर रेस्ट पे आता है. मैं मोटा मोटा एक ग्राफ बना रहा हूं, बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग करके ग्राफ बनाओगे तो उसमें और भी कई सारे पहलू डिस्कस होना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं. मैं उनको फिलहाल ओवरलुक कर रहा हूं. तो एक मोटा मोटा ग्राफ बना, ठीक है ना. एंड दैट इज इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर घटेगा, एंड देन इट इज एट रेस्ट. तो यहाँ पे ऑन किया, यहाँ पे हमने ऑफ कर दिया. तो शुरू के 1-2-3 सेकंड लगता है उसके स्पीड को मैक्सिमम होने में, और फिर उसी मैक्सिमम स्पीड से वो घूमता रहता है जब तक ऑफ ना करो. ऑफ करते फिर एंगुलर स्पीड घटता है, और विद इन ए शॉर्ट टाइम, वैसे ही 2-3-4 सेकंड में या 5 सेकंड में जो है रिड्यूस होते होते फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है. नाउ दैट इज व्हाट वी सी इन द फैन. तो उसी को लगभग अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट किया गया. हाँ, इसमें कई सारे और डिटेल्स है जो कि हमने थोड़ा स्किप सा किया, विच विल डिस्कस इन डायनामिक्स. यानी जब रोटेशन वगैरह करेंगे तब. इस वक्त उन सारी चीजों को डिस्कस करना इकट्ठे स्लाइटली टफ. आई एम स्किपिंग दैट. आई एम जस्ट मेकिंग एन अप्रोक्सीमेट ऑब्जर्वेशन कि स्पीड बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर स्पीड घटा. व्हेन आई से स्पीड, आई मीन टू से एंगुलर स्पीड. ठीक है. यानी अगर मैं अल्फा का ग्राफ बनाऊंगा अप्रोक्सीमेट, तो क्या होगा? इनिशियली तो अल्फा होता है, लेकिन क्या होता है कि इनिशियली अल्फा तो होता है लेकिन अल्फा घटता जाता है. पर चलो कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट कर लो. तो इनिशियली पॉजिटिव, फिर थोड़ी देर बाद 0 और फिर नेगेटिव. ये अप्रोक्सीमेटली है. ये ग्राफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बनाया मैंने, इसमें और भी थोड़ा नुएंसेस है जो कि मैंने स्किप किया. ठीक है ना. देयर आर मोर कॉम्प्लिकेशंस इन द ग्राफ. मैंने एक मोटा मोटा बनाया कि इनिशियली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पॉजिटिव. वैसे ये ग्राफ मुझे नहीं बनाना चाहिए था, मुझे बल्कि यहाँ मेंशन करना चाहिए था इज दैट अल्फा इज पॉजिटिव, यहाँ पे अल्फा 0 और यहाँ पे अल्फा नेगेटिव. आई थिंक दैट इज अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. ठीक है ना.
एक्चुअली इस ग्राफ में कमी पता है क्या है कि अल्फा घटता है, ये अल्फा ऐसे होगा। अब ऐसे क्यों होगा ये भी एक कहानी है जो कि मैं अभी इमीडिएटली जाना नहीं चाह रहा हूं। तो एक्चुअल ग्राफ में पता है क्या होगा, ऐसे होगा लाइक, और ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होता है। नाउ यू माइट से ऐसे क्यों हुआ, तो ये जो चीज है ना कर्व जो हो रहा है उसके पीछे रीजनिंग है, तो जो कि हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। आई मीन इट्स लिटिल प्रीमेच्योर है। अगर नोट करना है तो नोट कर लो, ये भी अप्रोक्सीमेट है, नोट करना है तो नोट कर लो। बट हाँ ये चीज जरूर है कि यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ पे अल्फा 0 है, यहाँ पे अल्फा नेगेटिव, इतना तो है। पर उसके अंदर वैल्यूज में क्या क्या वेरिएशन होता है, दैट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स, वी विल डिस्कस ऑन द रोटेशन चार्ट, ठीक है ना, करेंगे अभी तो नहीं। तो दिस इज अबाउट एंगुलर क्वांटिटीज। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं इसके ऊपर। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि एक फैन का ओमेगा है सपोज 30 रेडियन पर सेकेंड। बाय द वे थीटा एंगल अब डिग्रीज यूज नहीं होगा, वो 90 डिग्री 60 डिग्री अब कुछ नहीं है, अब सारा एंगल रेडियंस में ही होगा। तो देयरफॉर इसका यूनिट होता है रेडियन, ऑब्वियसली इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। रेडियन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सेम लाइंस एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा इंटरेस्टिंगली देखो, मैं भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी दिया नहीं, अभी रुको। इंटरेस्टिंगली देखो क्या है कि मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं, क्योंकि आई थिंक यू कैन बिलीव दैट, एंड दैट इज की कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज है। तो हमारे पास जो लीनियर की इक्वेशंस है और जो सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन का जो इक्वेशंस है वो सिमिलर है। v इज इक्वल टू u प्लस at, इसका ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा। या अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, यानी ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी at any time t, omega naught is the initial angular velocity, alpha is the angular acceleration। तो सिमिलर लाइंस पे है, कोई फर्क नहीं। फिर s is equal to ut plus half at square, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, थीटा is equal to omega naught t plus half alpha t square। इसका है v square is equal to u square plus 2as, इसका भी है omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta। SNF is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, ठीक है ना, ये है। और यहां पे होगा थीटा nn is equal to omega naught plus alpha by 2 into 2n minus 1। अब देखो अच्छे से, ठीक है। नॉट ओनली दैट, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन इक्वेशन है सारा वैलिड है, मतलब, लेकिन ध्यान रखना ये सब कब वैलिड होगा, जब इसका तब होता है जब a कांस्टेंट होता है। तो सिमिलरली ये सारे इक्वेशंस कब वैलिड होगा, जब अल्फा कांस्टेंट, ठीक है। ये आ गया। अच्छा इसके इक्वेशंस कैसे होता है, v इज इक्वल टू ds बाय dt, इसका ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt, इसका होता है a इज इक्वल टू dv बाय dt इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन, फिर एक और भी आता है v dv बाय ds, इसमें भी ऐसे होता है, अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू और dv dt के कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर ये देखो सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, और ये हो गया v dv ds, इसका क्या होगा, इसका बताओ जरा, ये वाला क्या लिखे बताओ, यहाँ पे क्या लिखे, तो मैं पूछता हूँ बहुत लोग साइलेंट रहते हैं, कुछ लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग साइलेंट रहते हैं। चलो
निखिल तुम अपना माइक्रोफोन ऑन करके बताओ कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। निखिल बताओ। ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, एक आध जन है और राजशेखर, राजशेखर तुम बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। राजशेखर। सर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। चलो ठीक है, दोनों ने सही बोला, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हो गया ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, पहली बात तो सर्कुलर मोशन को अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मान के चलोगे ना तो यू विल गेट अननेसेसरीली टेंशन, जबकि ऐसे कुछ नहीं है, सब कुछ सिमिलर है। बट हाँ, अगर मेरे से ओपिनियन पूछोगे विच मोशन इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, तो डेफिनेटली सर्कुलर मोशन इज स्लाइटली मोर टफ। उसके पीछे रीजन, उसके पीछे रीजन अभी तक का जो पिक्चर है वो नहीं है, इसके आगे का जो चीज है वो थोड़ा सा टफ है। इसलिए उसके आगे का चीज स्टार्ट करने के पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, दैट इज सपोज इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी है 30 रेडियन पर सेकेंड और अल्फा सपोज दिया हुआ है 35 रेडियन पर सेकेंड और अल्फा दिया हुआ है अल्फा नहीं दिया। सपोज मैं कहता हूं कि 20 सेकेंड लेटर ऑन the motion, circular motion is as fast, ठीक है, उतना ही फास्ट है जितना अभी है। फाइन, तो यू हैव टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। द क्वेश्चन इज कि उतना ही फास्ट मूव कर रहा है, तो इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसमें एक आंसर तो है अल्फा जीरो है अल्फा जीरो वाला आंसर मत देना, अल्फा सपोज गिवन है नॉन जीरो है, ठीक है ना। अंश ने तुरंत एक आंसर दे दिए, एक आध क्वेरी भी है इन द मीनवाइल एंड दैट इज स्नेह ने आंसर दे दिए हैं, ठीक है, वही ओमेगा डी ओमेगा दी थीटा वाला, ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, श्रेयसी, फिर और भी लोगों ने दिया है, अंश, हर्षित, स्नेहा। ध्रुव हैज आस्क्ड कि क्या सर्कुलर मोशन करेंगे। ध्रुव आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, हमें कैन यू रिपीट। ओके, कुछ आंसर्स आए हैं यहाँ पे, एंड दैट इज 3 पाई by 2 -3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर वगैरह। कई लोगों ने आंसर दिया, ऋषभ, अर्नव, सानिया, ठीक है ना, सोम, सैयद, सागरिका, जसराज, हर्षित, एवरीबॉडी। देखो एज फास्ट, सपोज एक पार्टिकल यू गया 10 मीटर पर सेकेंड और यू गया 10 मीटर पर सेकेंड, सो दे आर एज फास्ट। लेकिन अगर तुम स्पीड के टर्म्स में देखो तो क्या होगा, 10 10, पर अगर वेलोसिटी के टर्म्स में देखो तो 10 -10, यानी अगर अल्फा नॉन जीरो है तो वेलोसिटी तो बीच में बदलेगी। लेकिन एज फास्ट होने का मतलब क्या हुआ कि उसका एंगुलर स्पीड बाद में, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बाद में -30 होगा, क्योंकि इनिशियली +30 पाई है, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा हो गया -30 पाई इज इक्वल टू 30 पाई प्लस अल्फा इंटू 20, yeah, that's all. So therefore alpha is equal to -60 pi by 20, यानी equal to -3 pi रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरी बात ये है कि what is the angular speed of the second hand is to angular speed of the minute hand is to angular speed of the hour hand। ये रेशियो क्या है, जल्दी बताओ जरा। Angular speed of second hand
is to angular speed of minute hand is to angular speed of hour hand. मैं घड़ी की बात कर, है ना? तो इन तीनों का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? That's the next question. ये तो आसान था, ये तो मिटा देता हूं मैं. I think इसमें कुछ खास नहीं है जो हमने ऑलरेडी कर लिया. ओके, ऑलरेडी आंसर आ रहे हैं. दैट इज यशो ने आंसर दे दिए हैं 3661, 3661. Ansh has given 1440, 24:1, 720, 12:1. ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है. 3661, 1440, 24:1, 720, 12:1. ओके, बस इसी आंसर को अब मुझे पता है रिपीट होगा. इन्हीं में से देखना आंसर्स आ रहे हैं. चलो सबके अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से आ रहे हैं. ये तीनों में से ही आ रहे हैं बस. हाँ, यही तीनों में से आ रहे हैं. तो देखो एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड क्या होगा ना. एंगुलर स्पीड का तो डेफिनेशन क्या होगा? वैसे तो होता है डी थीटा बाय डी टी, लेकिन है ना, वैसे तो बहुत ट्रूली अगर देखा जाए तो ज्यादातर घड़ी में ना ये जो नीडल होता है उसमें मिनट एंड आवर हैंड तो स्मूथली चलता है, बट ज्यादातर घड़ियों में देखना सेकंड हैंड टिक 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 करके चलता है. तो देयरफॉर व्हेन आई से एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, ठीक है ना, इट डिपेंड्स. आई मीन हाँ, कुछ क्वार्ट्ज घड़ी में देखना ऐसे चलता है सेकंड हैंड यूं कर, ठीक है, बट ज्यादातर घड़ियों में देखना ऐसे होता है. ठीक है, तो ये चीज है. वैसे इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोलता हूँ. दैट इज, एक चीज तुम लोग को फिजिक्स में मालूम है कि समर और विंटर में लंबाई बड़ा छोटा होता है. मतलब समर में चीजें एक्सपैंड करता है और विंटर में चीजें कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, अच्छा अभी तो देखो डिजिटल वॉच है सारे सबके हाथ में, ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसे इरा पे बिलोंग करता हूं जिन्होंने इसका ट्रांजिशन देखा है. मतलब जब हम छोटे थे तो घर में जो वॉल क्लॉक हुआ करता था वो डिजिटल नहीं हुआ करता. तो व्हेन आई वाज वेरी यंग, क्लास 6-7 तक मुझे याद है, 7th-8th तक, उसके बाद तो खैर हमने भी बदल दिया, बट उस समय तक मुझे याद है कि क्लॉक्स यूज्ड टू बी नॉन डिजिटल, यानी मैकेनिकल क्लॉक्स, जिसमें एक्चुअल पेंडुलम ऐसे स्विंग करता था. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सुन. डिजिटल वॉच में तो अंदर से घड़ी करंट वारंट वो सबसे चलता है, तो इसलिए उसका तो मामला ही अलग है. दैट्स लाइक टोटली डिफरेंट. मैं मैकेनिकल वॉचेस की बात कर रहा हूँ. मैं जब सबसे पहला घड़ी यूज किया था अराउंड आई थिंक 6-7 के आसपास, तो जो मेरे पास घड़ी था उसमें रोज सुबह उठ के मैं ऐसे ऐसे घुमाता था. इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते थे चाबी दे रहा हूँ. ठीक है ना, आई थिंक हिंदी में भी शायद यही कहते होंगे. तो देखो घड़ी घड़ी में अंतर है. तो हमारे टाइम जो घड़ी होता था उसमें टाइम को एडजस्ट करने के लिए वो नहीं होता था. एवरी डे उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जिसको ऐसे कॉइल अप करना पड़ता है. फिर वो स्प्रिंग धीरे धीरे अपना एनर्जी रिलीज करता है टू द वॉच एंड द वॉच रोटेट्स विद दैट नीडल एंड एटसेट्रा. तो उसका एक अपना मैकेनिज्म. अब मेरा क्वेश्चन सुनो. क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो घर में वॉल क्लॉक हुआ करता था, वॉल क्लॉक जो होता है आज के दिन में तो डिजिटल है ना, बैटरी से चलता है. पहले क्या होता था, उसमें भी चाबी देना पड़ता था. तो जो मेरे पास हैंड मतलब रिस्ट वॉच था उसको मैं रोज सुबह उठ के चाबी देता था, और जो क्लॉक हुआ करता था वॉल क्लॉक, उसको हफ्ते में एक दिन, तो मैं संडे करता था, संडे में उसको मैं चाबी देता था. प्राइमेट से आप क्यों करते थे? और घर में और कोई लोग नहीं थे क्या? घर में और कोई लोग थे जैसे मतलब फादर थे, है ना, बट क्या है कि वो क्लॉक ना काफी ऊपर रखा हुआ था. आप फादर को ऊपर जाने का मतलब है कि फिर टेबल के ऊपर चेयर रखो फिर चढ़ो. तो कई बार बड़े लोग, इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है. छोटे लोगों के लिए मतलब जैसे हमारा लोग का हाइट कम था उस समय, 6-7-8 की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करते थे, टेबल के ऊपर चेयर रखते थे, चेयर पे चढ़ के उसका वो सामने वो होता था उसको खोल के फिर चाबी दे देते. तो वी हैड टू डू इट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. कुछ था मतलब तो याद नहीं है, बट लेट्स से 10 टाइम्स, तो 10 बार ऐसे घुमा दो, फिर बंद कर दो, नीचे उतर जाओ. अब वो एक हफ्ते के लिए चले. बट मेरा क्वेश्चन कुछ और है. पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है, ध्यान से सुनना, पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है
वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, क्योंकि तुम लोगों को मोरलेस फार्मूला पता है, तो इसलिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। वैसे तो पढ़ा ही होगा क्लास 9 10th में, आई डोंट नो। तो उसका फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G। और वैसे भी ये फार्मूला हम लोगों ने डायमेंशंस के टाइम डिराइव भी किया था, तो आइदर वे यू नो इट, यानी वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अब समर में लेंथ बड़ा हो जाएगा, है नहीं? तो समर में लेंथ बड़ा होगा और विंटर में लेंथ छोटा हो जाएगा। यानी एक चीज का जवाब दो मुझे कि समर में घड़ी स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा, ये बताओ। समर में घड़ी स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा? ओके, सोम सेज फास्ट, यशु सेज स्लो, गर्व स्लो, हर्षित सेज फास्ट, पार्थ स्लो, जसराज फास्ट, स्नेहा स्लो, ध्रुव स्लो। ठीक है, लगभग 80% या 70% आंसर स्लो का आया हुआ है, 20-25% फास्ट का आया हुआ। अब सुनो, समर में लेंथ बढ़ गया तो लेंथ बढ़ गया, जी चेंज नहीं होता, अर्थ का जी चेंज नहीं होता। समर और विंटर में तो एटलीस्ट नहीं होता, समय के साथ बदले तो आई डोंट नो, बट समर और विंटर में नहीं होता। एल समर में बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। तो कई बार लगता है अच्छा टाइम बढ़ गया मतलब जो भी है, आई डोंट नो व्हाट द बेसिस ऑफ कंक्लूजन वाज, क्योंकि कईयों ने स्लो भी बोला, कईयों ने फास्ट भी बोला। टाइम बढ़ गया, इसका मतलब और ज्यादा टाइम लगेगा उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। ध्यान से सुनना, उसके पीछे एक मैकेनिज्म होता था। मैकेनिकल वॉच की बात करो, डिजिटल में टोटली अलग है, मैं उसके डिस्कशन कर भी नहीं रहा। उसमें मैकेनिकल वॉच में क्या होता था कि पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा, तो जैसे मान लो यू किया और यू किया, तो इतने में जो सेकेंड हैंड है वो ऐसे करके एक एक करके जर्क से आगे बढ़ता था। ये जो मैंने देखा। अब अगर मान लो ये टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ना मतलब क्या होता है कि ज्यादा टाइम लग रहा है अब उसी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब ज्यादा देर बाद वो सेकेंड हैंड घूमेगा। यानी पहले अगर ऐसे 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 घूम रहा था, अब ज्यादा देर बाद घूमेगा, यानी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यू मैं अच्छा इतना चेंज हो जाएगा, तो वो तो मैं डिफरेंस दिखाने के लिए, अदरवाइज तो चेंज तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का होगा, उसको दिखाऊंगा कैसे? ऐसे तो इतना एक्यूरेट तो मैं ऐसे कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता हूँ। बट यस, सेकेंड हैंड का स्पीड समर में थोड़ा सा स्लो हो जाता है और विंटर में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, क्योंकि विंटर में एल कम हो गया तो टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा मतलब कम कम टाइम बाद ये आगे बढ़ेंगे। तो देयरफॉर अगर बहुत बारीकी से एनालाइज करो तो ये भी होता है। अब मेरा यहाँ पे एक रिसर्च क्वेश्चन है, होमवर्क, ये करके आना अगले क्लास में, भी कल तक बताना इसको, ठीक है ना? एक तो वो बिल्ली वाला तो मैं बाद में बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये कल भी मेरे लिए बताना वैसे तो मुश्किल है क्योंकि उसमें एक टॉपिक है, बट चलो कोई बात नहीं, इसको कल डिस्कस कर लेंगे कि इन दैट केस पहले के घड़ियों में, पेंडुलम के घड़ियों में ये जो टाइम का हेरा फेरी है इसको कैसे बचाया जाता, ठीक है ना? इसको कैसे बचाया जाता, मतलब हाउ दे यूज्ड टू कीप द टाइम मतलब एक्यूरेट इन स्पाइट ऑफ एल चेंजिंग इन समर एंड विंटर। ये होमवर्क है, ये कल इसका जवाब देना। चलो इसको वापस आते हैं, ओमेगा सेकंड वाला, तो यानी बेसिकली एवरेज की बात कर रहा हूं। तो क्या होता है ना, डी थीटा बाई डी टी, और अगर यूनिफॉर्म होगा तो इन दैट केस क्या होगा, तो इन दैट केस ये हो गया इन जनरल, ये तो हमेशा ही करेगा था। और अगर यूनिफॉर्म होगा तो ओमेगा हो जाता है थीटा बाई टी, यानी कितना एंगल कितना टाइम। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, क्या कि हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है एक सर्कल कवर करने का टाइम। तो दैट केस में इसको एक और तरीके से बता सकता हूं, दैट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है? 2 पाई तो एज आई सेड इज द कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल। तो इस केस में ओमेगा आपके क्या हो जाएगा, सेकंड हैंड का 2 पाई बाय, कितना टाइम लगता है सेकंड हैंड को एक वो कंप्लीट करने में, 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स। ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय, इसको कितना टाइम लगता है एक वो कंप्लीट करने में, है ना, 12 घंटा, सॉरी 1 घंटा, है ना, मिनट हैंड, यानी कितना हो गया 3600 सेकंड्स। और आवर हैंड को एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटा, यानी 2 पाई बाय 12 into 3600। अब एक काम करो, जो है 12 into 3600 से डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर,
और 2 पाई से डिवाइड कर लो, है ना। इन दैट केस क्या बन जाएगा, 12 into 36 मतलब 12 into 60, है ना, यानी 720 is 2। इसको 3600 को 12 into 3600 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 रहेगा, is to 1। तो ये आंसर हो गया 720 is to 12 is to 1। Ansh has said that it should be same because the angular displacement will be different. Well, I don't know what exactly you are answering or which question you are answering, but हाँ इसका आंसर होगा 2 pi by 60, इसका 2 pi by 3600 और इसका होगा 2 pi by 12 into 3600। क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग क्लॉक्स यूज करते हैं वो 12 घंटे का क्लॉक होता है, एंड अकॉर्डिंगली एंगुलर स्पीड्स विल बी सेट। ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, Ansh had made a comment. I am reading out that comment. It should be same because the angular displacement will be different. तो मुझे नहीं पता ये कौन से क्वेश्चन था या किसी क्वेश्चन का आंसर था या कमेंट था या कोई सवाल जो पूछना चाहते हो। Maybe you can just emphasize on that what you need to say. अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। You know what? If you look at the starting of a clock, let's say 12 o'clock, तो 12 o'clock में क्या होता है, ऐसे होता है, दोनों सेम होता है। फिर क्या होता है, मिनट हैंड थोड़ा तेज चलता है, आवर हैंड थोड़ा स्लो चलता है, इस तरीके से होता है। तो आवर हैंड भी चलता है लेकिन स्लो। तो उसके बाद क्या होता है, फिर से देखना मिनट हैंड आवर हैंड के ऊपर आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से मिनट हैंड आवर हैंड के ऊपर आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद मिनट हैंड फिर से आवर हैंड के ऊपर आ जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरवल ऑफ मिनट हैंड coinciding with hour hand? That's the question. जैसे 12 बजे दोनों कोइंसाइड करता है, फिर ऐसे हो जाता है, घूमता रहता है मतलब, है ना। तो फिर वो घूम के वापस आएगा कोई ना कोई एंगल पे, एंड सो ऑन। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। गो अहेड। चलो मैं फटाफट अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, इन द मीनवाइल अर्नव ने भी कुछ आंसर दिया है ओमेगा का। चलो ठीक है, अर्नव यू आर राइट, बट वो जो लास्ट में स्विच ऑफ वाला पार्ट तुमने ड्रॉ नहीं किया, बट बाकी मोरलेस ओके। यू सेंड एन आंसर हमें, इसलिए मैं कर। अनुषा, आई थिंक तुमने शायद 2 लॉगिन किए थे, तो क्या एक लॉगिन से निकल गया क्या तुम? No, sir. अभी भी 2 लॉगिन में हो? Yes, sir. तुम्हारे एक ही दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा। क्योंकि तुम्हारे 2 लॉगिन है तो इन दैट केस मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन नहीं है। हाँ, तुम्हारे तो 2 है। चलो ठीक है, लेट मी फाइंड आउट। चलो कुछ कुछ आंसर्स तो आने लगे हैं, बट लेट मी टेक 1 or 2 minutes फॉर द अटेंडेंस।
Is Dev Tewatia present? Dev Tewatia, Sir. you're there? Yes, sir. अच्छा ठीक. कौन absent है? Krish Nagar, are you there? Krish Nagar. यस सर. अरे तुम भी हो? ये एब्सेंट कौन है? तुमने मेरे पूरा लिस्ट ही खत्म कर लिया. अब हमें अटेंडेंस का रजिस्टर भी भेजना पड़ता है. वो एब्सेंट कौन है? चलो anyway, हाँ तो जो मैं कह रहा था इज दैट बेसिकली इट इज नाउ अ रिलेटिव मोशन क्वेश्चन. क्योंकि अगर एक नीडल को मतलब दोनों में से अगर आगे जाके वापस आना है तो रिलेटिवली स्पीकिंग क्या हो रहा है? इट इज कवरिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई. रिलेटिवली, वैसे नहीं, रिलेटिवली 2 पाई. तो देयरफॉर रिलेटिवली 2 पाई कवर हो रहा है. और डिफरेंस ऑफ एंगुलर स्पीड हमें करना है. तो डिफरेंस ऑफ एंगुलर स्पीड क्या होगा? ये मिनट हैंड का रह गया और ये आवर हैंड का रह गया. यानी 2 पाई बाय 3600 माइनस 2 पाई बाय 12 into 3600 बस. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी रिलेटिव एंगल अपॉन रिलेटिव एंगुलर स्पीड क्या आ गया? लाइक 2 पाई तो चलो कैंसिल हो जाएगा. तो 1 by 36 को भी कैंसिल कर लो, यानी 3600 रख लो. और जो 2 पाई कैंसिल हो तो 36 कम लो तो 1 minus 1 by 12. 1 minus 1 by 12 is what we get. ठीक है ना? 11 by 12. तो यानी कितना सेकेंड्स है ना? तो मिनट्स में करोगे तो उसको डिवाइड कर लेना. यानी इतना सेकेंड. तो अगर मिनट्स में चाहते हो तो दैट इज 60 into 12 720 by 11 मिनट. यानी 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा है ना. 720 by 11 मिनट इंटरवल पे हर बार देखना मिनट हैंड और आवर हैंड कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेंगे. ठीक है. अच्छा, इसके ऊपर और भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन बचा है मेरा. एंड दैट इज किस वक्त एंगल मान लो 30 डिग्री होगा दोनों हैंड्स के बीच में, या कोई भी और एंगल होगा. सो देयर आर सम मोर फंडामेंटल एनालिसिस. ओके, सो मैं आस्क आपने कैसे निकाला? तो मैंने ना पता क्या यूज किया? रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि अगर मान लो 12 बजे अगर ऐसे स्टार्ट होता है तो थोड़ी देर बाद ऐसे होगा और ये तब तक घूम के मिनट हैंड घूम के फिर ऐसे कोइंसाइड कर जाएगा. तो ये जो इंटरवल है दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. तो इतने में पता क्या हुआ कि रिलेटिवली स्पीकिंग एक सर्कल कवर हुआ है. रिलेटिवली स्पीकिंग एक सर्कल से एक्चुअली देखा जाए तो ज्यादा कवर हुआ है ना. लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग क्या हुआ? एक सर्कल कवर हुआ. तब जाके क्या होगा? ऐसे करके कोइंसिडेंस दोबारा होगा. तो एक कोइंसिडेंस से दूसरा कोइंसिडेंस तक रिलेटिवली स्पीकिंग वन सर्कल. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो याद, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? मिनट हैंड का ये, आवर हैंड का ये है. तो मिनट हैंड माइनस आवर हैंड, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता तो दैट मींस प्लस कर दिया होता, बट ये माइनस होगा. ये और ये माइनस करेंगे तो देखो लिखा हुआ है तो ये और ये माइनस. तो रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव एंगुलर स्पीड इज हाउ टू फाइंड आउट वेयर और कितना इंटरवल पे जो है कोइंसिडेंस होगा. और एक बार कोइंसाइड करके तो फिर से वही कहानी रिपीट होगा. फिर रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, फिर एक बार और रिलेटिव एंगल. यानी क्या हो रहा है? बार बार रिलेटिव एंगल जितना 2 पाई कवर होता जाएगा उतने में हर बार कोइंसिडेंस होता रहेगा एट दिस इंटरवल.
So what is the interval of minute hand coinciding with hour hand? वो हो गया 720 by 11 मिनट। तो मैं देख रहा हूँ ज्यादातर आंसर जो थे वो सब सही थे, सबने आंसर दिया यहाँ पे 65 minutes and 5 and 11 minutes and so on। तो ठीक है, इट्स ओके। Aryanth has asked कि रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। हाँ, मैं यही पे आना चाह रहा था। इज दैट अब तो अनफॉर्चुनेट टाइम खत्म हो गया। इज दैट यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर मोशन को अच्छे से विजुलाइज करना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होना कोई जरूरी नहीं। एंगल इन एनी केस रिपीट होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट करके यूं आ गया तो हमें लगता है जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ना ना ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था कितना एंगल कवर किया। लिमिट से क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कभी जीरो नहीं हो सकता है? हो सकता है। पता है कैसे होगा? मान लो यहां से स्टार्ट किया, यहां पे गया और फिर आया, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर ऐसे हुआ है तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2π। हाँ, प्लस माइनस लिख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस और क्लॉक माइनस, वो एक अलग कहानी है। बट हाँ, अगर मान लो यहां से स्टार्ट किया और मान लो यूं घूम के एक ही डायरेक्शन में घूम के और यहां आता है, तो जरूर मैं ये कहूंगा कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फर्क कंसेप्चुअली, तो ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इसको और अच्छे से, ठीक है ना। आज थोड़ा टाइम हो गया, आई थिंक तुम लोगों का भी क्लास है, तो लाइक इंटरवल वैसे ही शॉर्ट मिलता है, ठीक है ना। तो गो अहेड विद योर क्लास हमें नेक्स्ट बार। ये जो छोटा सा डाउट आया माइंड में, इसको और अच्छे से कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कल दोनों चीजें कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर मुझे और सवाल पूछना है, और बस साथ में वो जो डाउट आ गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या सिचुएशन होता है, जीरो और वो सब, वो अब हम कल डिस्कस करें, ठीक है। चलो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय बाय, गुड डे।